नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, कम्बारेडी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑर्डिनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट पंकज प्रसून जी। अमित शाह इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हो चुके हैं। नक्सलिज्म का खात्मा हो ही चुका है। 4 स्टेट्स के दौरे पे हैं, वो हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था। बट अब बहुत सारी और बातें निकल कर आ रही हैं। बॉर्डर स्टेट्स पे उनका स्पेशली ध्यान है। बिहार में एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स की गई अभी जस्ट कुछ समय पहले। उसके साथ साथ पंकज जी, अगर आपने देखा होगा, इस साल में अगर मैं किसी को बोलूं धुरंधर, तो वो शाह जी होंगे। रीजन बीइंग, जिस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से वेस्ट बंगाल जीता, जिस तरीके से उन्होंने नक्सलिज्म का खात्मा किया, पाकिस्तान से जो पंजाब में ड्रग्स आ रही है उसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी मुहिम छेड़ दी है कि 1 ग्राम ड्रग्स का भारत के अंदर नहीं आएगा। इस तरीके की वो जितनी भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं समय बद्ध तरीके से, वक्त टाइम पर अपना पूरा पूरा जो कमिटमेंट दे रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, विच इज वेरी रेयर गिवन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जी। ये जो 4 स्टेट्स की जो दौरा हुआ है उसमें कुछ एक बड़ी डेवलपमेंट्स निकल कर आई। लेट्स गेट स्टार्टेड पंकज जी, ओवर टू यू। अ, जी थैंक यू गायत्री जी। सबसे पहले तो जैसे ही हम घुसपैठ या ड्रग्स वगैरह की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत सारे नेताओं ने इस तरह बातचीत की है, तो फिर से कुछ दिन तक ये माहौल चलेगा, पर कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन वैसे लोगों को मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूं कि इस बार भारत सरकार बहुत 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 सीरियस है। समझिए कि टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में ये 2 मुद्दे हैं, ड्रग्स और बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी में घुसपैठिए भी आ जाते हैं उसमें। अब कब से ये तैयारी चल रही है और कितनी बैठकें हो चुकी है आपको अंदाजा नहीं होगा। पर्सनली मोदी जी और अमित शाह के बीच 3 बैठकें हो चुकी है पिछले 1 साल में, सिर्फ इन 2 विषयों को लेकर। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, उसे लेकर 4 बैठकें हो चुकी है, जिसमें मोदी जी ने का साफ इंस्ट्रक्शंस है कि हमें अगले 3 साल के अंदर ये दोनों समस्याओं से छुटकारा दिलाना है भारत को। और उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा, कैसा होगा, सारा कुछ अमित शाह उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जब इस बार फरवरी में जब बिहार इलेक्शंस के सिलसिले में ही अमित शाह गए थे बिहार, तो अमित शाह ने सीमांचल का 2 दौरा किया था। तो पहले दौरे में कुछ लोगों ने, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आके अमित शाह को बताया उन्होंने कि देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे लैंड डील्स हुए हैं या कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे पैसे के हैं कि जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। तो पहली बार में उन्हें समझ में नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि आप डिटेल्स लेके आओ। जब अगली बार इस फरवरी में गए तो उन लोगों ने सारा कुछ सबूत डिटेल्स लेके गया। उसमें से एक सोशल वर्कर है जिनको मैं भी जानता हूं। जब अमित शाह ने देखा वो, तो उन्होंने सभी 7 जिलों के डीएम, एसडीएम और लोकल थाना को ये कहा कि एसडीएम और डीएम के साथ खुद अपनी बैठक की, और उन्होंने कहा कि आपको बैठक करनी है। और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, बिहार का, ये मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं, सभी 7 जिले जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सब आते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे 50 लाख, पिछले 10 सालों में 50 लाख से ऊपर जितने के प्रॉपर्टी खरीद बिक्री हुई है सारे का डिटेल्स चाहिए। और इसके अलावा मुझे यह भी आप जांच करके बताओ और रिपोर्ट सौंपो सीधे गृह मंत्रालय को, इधर उधर नहीं। यह रिपोर्ट सौंपो कि खरीदने वाले के पास पैसे कहां से आए। इसके अलावा एक और चीज कि कौन कौन सा ऐसा नेता है या बिजनेसमैन है या सोशल वर्कर है जिसका फ्रीक्वेंट दौरा हो रहा है वैसे देशों में जो कि सस्पिशियस कंट्रीज इन्होंने कहा। जैसे कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लगातार आना जाना है अरब वगैरह में, सीमांचल के नेता हैं। तो वो कौन है, ये बारे में मुझे आप डिटेल्स रिपोर्ट बताओ, और कब कब गए, कहां कहां गए। अगर आप यहां से जांच नहीं कर सकते तो मैं फिर बाहर से जांच करवाऊंगा। और ये रिपोर्ट उन सभी जिलों के डीएम को इसी सितंबर तक सौंपने हैं। टाइमलाइन है, फरवरी में ये बैठक हुई और सितंबर तक वो जांच करके 50 लाख से ऊपर के जितने भी डील हुए सभी। अब जो खबर आई है, ये एक बहुत बड़ा मॉल बना है और उस मॉल में एक बहुत बड़े नेता का पैसा लगा हुआ है। अब रिपोर्ट यह है कि वो मॉल जो है वो अरब के पैसों से बना है। और जो बकायदा बिजनेस, ये मैं सिर्फ एक केस स्टडी बता रहा हूं बिहार का,
उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, आप इंतजार कीजिए, बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जैसे ये रिपोर्ट आएगी सितंबर के आसपास ये रिपोर्ट सौंपेंगे जिलों के डीएम। तो ये बिहार का ये किया। इसी तरह कल थे अमित शाह वहां ये वेस्टर्न बॉर्डर पे बीकानेर जैसलमेर वगैरह इलाके में, उन्होंने वहां ये ऑर्डर दिए हैं कि बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उन सबको हटाना है। अवैध निर्माण सबको हटाना है। और यह पुख्ता रिपोर्ट थी भारत सरकार के पास कि सारे उसी तरह के अवैध निर्माण के जरिए ड्रग्स का भी कारोबार होता है वेस्टर्न बॉर्डर पे, आतंकियों का शेल्टर भी वही होता है। और ये एक बार अगर ये काम हुआ ना तो समझिए कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व। पंजाब में भी यही करना है। पंजाब के बारे में स्पेसिफिक रिपोर्ट है, कपूरथला एक जिला है वहां पे पंजाब में, और वहां कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके बच्चे ड्रग्स के आदी ना हो। और वो खतरनाक ड्रग्स हैं, वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये कपूरथला में ऐसा क्या है, तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया है जिसको पुर्तगाल या डेनमार्क से वो उन्होंने किया है। वो पंजाब का ही रहने वाला था। वो हिजबुल और लश्कर ये दोनों के साथ कांटेक्ट में था वो आदमी, और उसे लाया गया भारत। अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनको सौंपा गया एनआईए को। तो कई लेवल पे बातचीत चल रही है, काम भी चल रहा है इसमें। पहला स्टेप यह है कि उनका फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ो, कि पहले फाइनेंस टूट जाएगा तो वो सब होता है। इसी तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे, चूंकि मैं उस जानबूझकर उसको इतना जोर नहीं दे रहा हूं कि हमने एक बार बातचीत कर ली है ईस्टर्न बॉर्डर को लेके। तो स्टेप 1 एसआईआर में अपने आप कुछ तो छट गए। आपने देखा होगा उस वक्त तस्वीरें कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, असम से भी भाग रहे हैं, बंगाल से भी भाग रहे हैं। शुरुआत में हुआ कि बांग्लादेश उनमें से बहुत सारे लोगों को अपने देश में ले नहीं रहा था, लेकिन ये बांग्लादेश की चॉइस नहीं है, उसका कंपल्शन है, आपको लेना है। जैसे ही भारत सरकार ये कहेगी कि देखिए हमारे पास डिटेल्स है, उनका वहां पे प्रॉपर्टी है, यहां के रहने वाले हैं, ये गांव उनका घर है, आप अपना पता करके ले लीजिए। तो फर्स्ट लॉट में बांग्लादेश ने कुछ लोगों को लिया, और बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से एक आया प्रपोजल बीएसएफ के पास, और ये बताया कि देखिए इनमें से आपने जो भेजा, मान लिया कि 1000 लोगों को भेजा है, तो 20 लोग ऐसे हैं जो कि आप ही के यहां के हैं, हमारे यहां के नहीं। तो दोबारा फिर बीएसएफ ने कहा कि एक बार आप रिकन्फर्म कर लीजिए, अगर आपके यहां के नहीं होंगे तो हम ये करेंगे। ये जेनेवा कन्वेंशन है कि जो भी डिपोर्ट करेगा उस देश में, वो सामने वाले को रिसीव करना है, अगर डिपोर्ट करने वाले देश के पास पुख्ता प्रमाण है तो उसमें से मान लिया कि ये 20% बताया जा रहा है कि 20% ऐसे लोग थे जिसके बारे में ऑब्जेक्शन, तो दोबारा फिर से जांच करने के लिए कहा, और स्पेसिफिक इनपुट्स दिए कि फलाने गांव का रहने वाला है, फलाना इसके पिताजी का नाम है, क्योंकि ये लोग भी बता रहे थे ना कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस गांव के, तो इनका ये है। तो फिर उनमें से कुछ लोगों को लिया, बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो चूंकि भारत कॉन्फ्रंटेशन बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाले हैं यहां से, तो वो कहा कि ठीक है, इनका हम देख लेते हैं क्या करना है। ये असम का केस हुआ था। उसी तरह अब जाना शुरू हो गया है, और शुरुआत में मीडिया में शोशोबाजी के बाद बांग्लादेश को उन्हें लेना भी है, ये करे। तो एक प्रोसेस वो चल रहा है, जो कि लगातार बातचीत चल रही है और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, और वो जत्थे में चल रहा है। जैसे कि कल 50-100 किया, हकीमपुर बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में, वहां से 100 लोगों को भेजा, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए, उनका रिसीव करवाया, बकायदा उसकी कॉपी ली, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे धक्का मारने का सिलसिला जारी है। तो एक है डिपोर्ट, दूसरा है डिटेक्ट कि कहां कहां हैं। तो अभी तो डिटेक्शन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जैसे ही ये शुवेंदु सरकार बनी या वहां हेमंत बिस्व शर्मा बने, तो इन दोनों राज्यों से स्वतः ही बहुत सारे लोग जाने लगे, क्योंकि अब जांच वगैरह बहुत सारी होनी है ना, तो अब तक तो कोई जांच होती नहीं थी। तो जो भी थोड़ा सा उस तरह के लोग थे, कल की रिपोर्ट यह है कि 10,000 लोग 2 बॉर्डर पे सिर्फ बैठे हुए वहां पे, और वो बता रहे हैं, हाँ, और वो बकायदा मीडिया के सामने बता रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं, और मुझे टीएमसी के वालों ने ये डॉक्यूमेंट्स बना के दिए। ये सब अब पूरी तरह ये बिल्कुल एक्सपोज है। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि भारत में कोई अवैध बांग्लादेशी है ही नहीं, वो जाके अभी बॉर्डर पे देखें कि वो कौन है जो वहां बैठे हुए हैं, और पूरा मेले सा हालात है। तो ये तो अभी ये हो गया। दूसरी जो समस्या आ रही है कि बंगाल में जैसे ही सरकार आती है, मान लिया कि शुवेंदु जी की सरकार आई, वो भागने लगते हैं झारखंड की तरफ, वो भागने लगते हैं बिहार की तरफ, दोनों तरफ भागते हैं। एक तो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं।
तो वहां अब देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के कारण जहां पे बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक वॉच रखिए कि कौन अनजान लोग आ रहा है, और जिले के एसपी डीएम को ये कहा है कि आपके जिले में कौन अनजान आके बस रहा है इसका वॉच रखे। लेकिन कुछ ऐसी सरकारें हैं जो कि सहयोग नहीं करती। जैसे मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, कर्नाटक में बड़े पैमाने पर जा रही है, लेकिन वहां देखिए नहीं कि अब क्या चल रहा है। बेंगलुरु के आसपास बहुत सारे लोग इस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिया वगैरह बस रहे हैं जब से शुभेंदु जी की सरकार आई है। लेकिन यही ढाक के तीन बात, हमारे झारखंड में तुरंत बॉर्डर लगा हुआ है, बड़े पैमाने पर एंट्री हो रही है। रोज वहां के लोकल रिपोर्टर दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पे ये मोहल्ला बस गया, यहां पे ये मोहल्ला बस गया। लेकिन हेमंत सोरेन से जब सवाल पूछा गया तो बोले कोई हमारे यहाँ अवैध बांग्लादेशी है ही नहीं। अब इसका क्या जवाब दीजिएगा? बीजेपी के लिए छोड़ दो, पहले गंद फैलाओ फिर बीजेपी आके साफ करो। यही अब पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि हर राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। आप जांच करिए, बताइए कि आपके यहाँ कितना है। जब वो सरकारी रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी बताए, मान लिया कि 100 आया, ये 20 के बारे में बताए, लेकिन 20 तो होगा ना आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो उसको करना है। तो पहला फाइनेंस तोड़ना है, दूसरा ये रिपोर्ट, ये सब प्रक्रिया चली। तीसरी एक जो बहुत बड़ी स्टेप ली है भारत सरकार ने कि 15 अगस्त 2025 लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक वादा किया था कि हम डेमोग्राफिक चेंज जहां जहां हो रहा है पूरे देश में, कहीं भी अगर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो हम उसे स्टडी करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी की घोषणा कर दी गई। ये होम मिनिस्ट्री को ये दिया गया है ये पूरा। और वो कमेटी क्या करेगी, वो हाई पावर कमेटी, कि हर जिले जिले जाकर, हर शहर के मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये स्टडी करेगी कि वहां कहां कहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 15 सालों में। इन्होंने 15 साल का टारगेट रखा है फिलहाल, क्योंकि फिर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो 15 सालों में कहां कहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, और इनको यह भी रिपोर्ट तैयार करना है कि कैसे हुआ है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, क्यों बदलते हैं। जैसे मान लिया कि उदाहरण के तौर पे मैं एक हिंदू मोहल्ले में रह रहा हूं, मैंने अपनी जमीन किसी मुसलमान को बेच दी, और बाद में फिर धीरे धीरे वहां पे मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। तो मैंने क्यों बेची, मेरे सामने क्या कंडीशंस थे, ये सारी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, क्यों हो रहा है डेमोग्राफी, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और ये सौंपना है। प्लस आप सॉल्यूशन भी बताना है उस कमेटी को, और स्पेसिफिकली बताना है कि ताकि भविष्य में नहीं हो, क्योंकि जब डेमोग्राफी बदलती है तो संस्कृति बदलती है, संस्कृति बदलती है तो फिर देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो जाता है। तो जड़ में सीधे जड़ तक पहुंचने की कोशिश है, और पूरा मिशन मोड में होम मिनिस्ट्री इस वक्त लगा हुआ है। जितनी फाइलें वहां मूव कर रही है, जितनी बैठकें हो रही है, अमित शाह खुद जगह जगह जाकर देख रहे हैं। कभी आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे दिखेंगे, कभी त्रिपुरा में दिखेंगे, कभी मेघालय में दिखेंगे, कभी असम में, कभी बंगाल में, कल जाके राजस्थान में दिखेंगे, और गुजरात में भी एमिनेंस बहुत तेजी से फैल रहा है। जितना आपका बॉर्डर एरिया है या जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे आप भेट द्वारका तरफ जाइएगा, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि ये सब अवैध प्रवासियों ने वहां की जेल पर हमला कर अपने लोगों को छुड़वा लिया था, और ये गुजरात में वो कर सकते हैं। तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ये। तो वो सारे पहले स्टडी करके, तो 3 स्टेप में लेना है। सबसे पहले कि जो स्वतः जा रहा है उसको जाने दो, जैसे ये माहौल बनाया तो जाने दो। दूसरा स्टेप ये होगा कि जैसे ही इलीगल स्ट्रक्चर है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो भी उनके फाइनेंस का सप्लाई चेन है, वो कटेंगे धीरे धीरे, और उनको फायदा नहीं होगा तो फिर वो यहां से मूव आउट कर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग पैसे चुके, उनको फायदा है वो होता है। तीसरा स्टेप, ये कमीशन जो बनाया है, ये कमीशन की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। मैं देश के लोगों से बार बार ये कहता हूं कि हड़बड़ाना नहीं है। आज से 2 साल पहले अगर कोई कहता कि इस देश से नक्सलवाद या माओवाद खत्म हो जाएगा तो कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन अमित शाह जब वो काम कर सकते हैं, तो अमित शाह ये तो बांग्लादेशी नागरिक है, दूसरे देश के नागरिक है, इनको डिटेक्ट करना ज्यादा आसान है। तो ये हो सकता है, बस आप मौका दीजिए सरकार को। इन्होंने 2 साल का टारगेट रखा है, होम मिनिस्ट्री ने 2। हाँ, और एक लिमिटेड ज्योग्राफी थी, एक कॉरिडोर था जो कॉरिडोर कहते हैं, आंध्रा से पूरा नेपाल तक, बट ये वाला अक्रॉस भारत फैला हुआ है, तो इसमें टाइम इसीलिए लगेगा इसमें। जी नहीं, वो प्रॉब्लम भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, उसमें सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी थे, उसकी टोपोग्राफी भी बहुत खतरनाक थी क्योंकि जंगल थे, पहाड़ थे, लेकिन किया ना। अब ये अगला मिशन यही है, ड्रग्स। देखिए, बॉर्डर एरिया सिक्योर हो जाएगा, जैसे अवैध स्ट्रक्चर खत्म हो जाएंगे, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब पूरा ये खत्म हो जाएगा, तो अपने आप
ये पता चला ये खत्म हो जाएगा। हेलो, आप दिख नहीं रही हैं वो। हाँ, वो जी। अब एडिट कर सकेंगे ना, वहां से काट देंगे, इसलिए मैं चुप हो गया। एक्चुअली वो जैसे घर पे जाएंगे। है ना मेरी काम वाली, तो वो बीच में भागना अच्छा, पड़ गया था। ठीक ठीक, ओके, तो मैं कंटिन्यू करूं। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। तो ये तो पहला 3 स्टेप हुआ। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है भारत सरकार के पास कि यहां पॉलिटिकल कारणों से, मतलब कि राजनीतिक कारणों से या वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण देश में कंसेंसस भी बनाना है इस बात को लेके कि ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और यहीं पे रोल शुरू होता है हमारा और आपका, क्योंकि भारत सरकार अपनी तरफ से करेगी कोशिश, लेकिन इसमें जो कि मीडिया के लोग हैं, वो समाज में वातावरण का निर्माण करना है कि दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। ना ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, ना कम्युनिस्ट के लिए फायदेमंद है, ना पारिवारिक पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं। ये जब आएंगे तो जहां जहां, एक बात जान जाइए, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ती है तो सेकुलरिज्म भी नहीं रहता, क्योंकि दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्रीज के पास सेकुलरिज्म नहीं है। तो ये समझना होगा, जब पूरी कल्चर आपकी बदल देंगे। जैसे मान लिया कि उदाहरण तौर पे झारखंड में हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं आदिवासी की राजनीति करता हूं, लेकिन संथाल परगना जहां ये राजनीति करते हैं, वहां अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो आदिवासी संस्कृति भी नहीं बढ़ेगी, बचेगी ही नहीं। और एक चीज जो स्टडी हुई है कि अभी आपने देखा हो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनजातीय समागम हुआ, जिसमें अमित शाह खुद वहां पे शामिल हुए थे। और उस समागम का उद्देश्य ही यही था, बॉर्डर सिक्योरिटी। क्योंकि चाहे वो त्रिपुरा हो या मेघालय हो या आसाम के जो इलाके हैं जहां पे ये इन्फिल्ट्रेशन है, या पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इलाके, ये सारे ट्राइबल इलाके हैं। और जो घुसपैठिए हैं शहरों में अब कम जा रहे हैं। इसका कारण है कि शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो इन जंगलों में जाके बहुत मामूली कीमत पर एक जमीन का टुकड़ा ले लेते हैं। मान लिया कि 1 बिस्वा ले लिए, 2 बिस्वा ले लिए, या फिर ये इसलिए करते हैं कि हमारे यहां जमीन के मालिक हो गए तो आप पक्का वो कागज हो जाता है। जैसे आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो भी आप पे शक है, या आपने ये वोटर आई कार्ड बना लिया फिर भी आप डिटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जमीन के मालिक हो गए तब आपका डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको फिर भारतीय माना जाएगा। तो ये महंगी जमीन ले नहीं सकते, तो भारत में जहां सबसे सस्ती जमीन है वहां पे ये ले लेंगे। जैसे उत्तराखंड के जंगलों में ले लेंगे, पहाड़ों पर ले लेंगे। झारखंड में ये संथाल परगना के किसी ट्राइबल लड़की से शादी कर ली तो वो जमीन के मालिक हो गए। फिर इनको निकालना डिटेक्ट करके बहुत मुश्किल होता है। वैसे में क्या करना पड़ेगा कि 2 पीढ़ी ऊपर, जैसे लड़की के दादा दादी और पति उसका जो है उसके दादा दादी की पहचान करना होगा, तब जाके ये पता चलेगा। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये जिसको लैंड जिहाद बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे वो। तो ये काम वो कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं ये। तो इसीलिए वो ट्राइबल्स को बुलाया था वहां पे दिल्ली में। और जी अमित शाह जी, तो जी क्या इनको निकालना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ये जमीन ले लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही वो जमीन का मालिक बन जाएगा ना, तो फिर देखिए फिर क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ये प्रूफ करना कि वो बांग्लादेशी है। तभी ये जामवाड़ा हो रहा है ये झारखंड में, जो वहां की बेटियों से जानबूझ के शादी कर रहे हैं कि बेटी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी हिंदू लॉज के हिसाब से, और बिल्कुल जमाई राइट, और उनका जो डेमोग्राफिक चेंज करा रहे हैं वो अलग से। जी बिल्कुल, ये जामताड़ा है। और वो जो जमाई टोला बोलते हैं ऐसे इलाके को हमारे झारखंड में, जमाई टोला वो फेमस है। जैसे बताइएगा कि हर गांव में एक जमाई टोला बना हुआ है। तो जमाई टोला क्या है? जैसे वो मुसलमान है जिसके पास कुछ नहीं था, वो फक्कड़ था, वो चूड़ी बेचने का काम करता था, बिंदी बेचने का काम करता था। वो करते कैसे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न। वो क्या करते हैं कि मान लिया कि आदिवासी गांव में आए, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो कैसे वो आदिवासी इलाकों में आते। जैसे उनके पास कुछ नहीं, साइकिल से कुछ चूड़ी बिंदी ये सब लेके आए और आदिवासी गांव में आए
और वो जैसे किसी आदिवासी के घर के सामने बैठ गए, बोले कि भाई गर्मी का दिन है, पानी वानी पिला दो। तो वो एक हमारे यहाँ की कॉमन कर्टसी है, वो पानी वगैरह कुछ दे देते हैं। बदले में ये जो मुसलमान है वो क्या करते हैं, कभी कभी फ्री की कुछ बिंदी दे दिया, कुछ लाली लिपस्टिक, कुछ चूड़ी वगैरह दे दिया कि रखो, ये सब करके ये धीरे धीरे फिर क्या होता है कि संबंध बनता है। मतलब क्या होता है कि वो लगता है कि अच्छा आदमी है, तो फिर वहां से उनकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। और ट्राइबल हमारे कल्चर में देखिए महिलाओं को अधिकार है, दे कैन सेलेक्ट देयर हस्बैंड, ये शुरू से है। अब उनको लगता है कि ये आया है, ये अच्छा आदमी है, फिर शादी कर लेते हैं, और वो शादी करने के बाद चूड़ी बेचने का धंधा बंद कर देता है। फिर वो पैरासाइट की तरह इनके यहाँ आके पड़ा रहता है, वो बना लेता है जमाई टोला, और फिर इनके खेतों में काम करना शुरू करता है। अब चूंकि ट्राइबल में लड़की के नाम पे भी संपत्ति होती है, जैसे पिता की संपत्ति है तो वो जमीन की मालिक लड़की भी होती है। ये अफ्रीका में भी ऐसी है, मेट्रियार्कल होता है, मतलब प्रॉपर्टी जो है हाँ, बेटी को। तो ये हमारे यहाँ के सारे ट्राइबल में है। तो अब ये उनको ये बात पता है। अब एक बार जैसे पत्नी के पास जमीन हो गई तो इनकी जमीन हो गई, ये जमीन के को मालिक बन जाते हैं। अब हो गया फिर यहां से धंधा, और ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो जमीन वाला सबसे, जी जी जी, जमीन वाला तो बाद में डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें देखते हैं क्या कर सकती है भारत सरकार। लेकिन इसलिए 15 साल का ये रखा है, क्योंकि 15 साल के जो लैंड ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जो भी बदलाव हुआ है ना, इसीलिए ये जिले जिले जाकर ये स्टडी करने के लिए बोल रहे हैं वहां के एसपी और डीएम के, कि जो बड़े ट्रांजैक्शंस कम से कम हुए हैं, कम से कम उसके बारे में पता चले। पहले एक एक करके लेयर हम हटाना तो शुरू करें, क्योंकि देखिए गरीब जो कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा लिया है ना, वो भाग जाएगा। भाग इसलिए जाएगा कि उस ऊपर से जो फाइनेंस उसको मिल रहा है ना, वो फाइनेंस कट जाएगी। ये जो 50 लाख से ऊपर वाले होते हैं, ये 10 बांग्लादेशी को पालते हैं। तो जब ऊपर वाला ही कट जाएगा तो नीचे वाला तो अपने आप वापस बांग्लादेश लौट जाएगा। और ये भी तो खतरा ये है है, कि बॉर्डर पे अगर कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमने देखा बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे कई मस्जिदों में, जिसका बाद में जिक्र न्यूज पहले निकलने नहीं दी गई थी, फिर बाद में निकल गई, पता चला वहां पे हथियार छुपाए जा रहे हैं, वहां टेररिस्ट को बिल्कुल पनाह दी जा रही है, वहां पे लश्कर और ये जैश के लोग वहां पे आकर पार्टीज कर रहे हैं, रह रहे हैं, फेक करेंसीज को वहीं स्टोर किया जा रहा है इन मस्जिदों में और इन्हीं की प्रॉपर्टीज के अंदर। तुरंतर में हमने देखे हैं, कई इंस्टेंसेस आए हैं। जी बिल्कुल। ये बहराइच का जो बॉर्डर है, ये यूपी वाला, और उससे जो सटा हुआ नेपाल का इलाका है, वहां क्या किया कि सबसे पहले नेपाल के इलाके में रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए विथ आईएसआई फंडिंग। और जब वो हो गया तो उनको पता था कि ये पोरस बॉर्डर है, लोग आते जाते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग चूंकि अपने आप को वो नेपाल बॉर्डर इलाके का रहने वाला बता के फिर बहराइच में एंटर किए, और बहराइच के इस इलाके में भारत के हिस्से में देखिए बहुत बड़े पैमाने पर रिलीजियस स्ट्रक्चर हो गए। तो जब बहुत ज्यादा मस्जिदें मजार वो इलाके में हो जाती है, तो फिर वहां से हिंदू अपने आप माइग्रेट करके चला जाता है, और ये इनके जमीन कब्जाने का तरीका है। अब बॉर्डर के दोनों तरफ ये है, तो अपने आप ये बॉर्डर सेंसिटिव हो जाता है। आपने देखा होगा कि नेपाल को लेके जो विवाद है उसमें से बहुत सारा ये भी कारण है, क्योंकि वहां के जो मुसलमान है वो अब नेपाल गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि नहीं, अब भारत के साथ ये कैसे कर सकते हो दोस्ती, ये रखते, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है। वोट बैंक फिर हो जाता है वहां पे, और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फिर वो भी विरोध करने लगते हैं कि हम इंडियंस को नहीं आने देंगे। जब तक हिंदू था उधर, जब तक हिंदू था इधर, तब तक तो भाई भाई का संबंध था, लेकिन अब तो रहा नहीं। तो ये बहुत, अब इसको लेके मुझे सबसे पहले यकीन तो अमित शाह पे है। अमित शाह ने कोई काम, हाँ, मुझे अगर कोई दूसरा होता तो मेरे मन में 1% भी मतलब शक होता, लेकिन चूंकि अमित शाह ने ये काम अपने हाथ में लिया है, तो जितने मुश्किल काम और वो जिस तरीके से काम करते, मुझे पक्का यकीन है कि अगर उन्होंने 2 साल का टारगेट रखा है तो 2 से सवा 2 साल तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और वो बड़ा डिटेल में पूरी तरह स्टडी कर रहे हैं एक एक चीजों को। तो ये मिशन है कि 2029 जब अगला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाए, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है बांग्लादेशी का मुद्दा या अवैध घुसपैठियों का मुद्दा, ये न रहे, इसे लेकर जनता के बीच जाए कि देखिए हमने इस कार्यकाल में, मोदी जी बोलते हैं हमें बड़े बड़े काम करने हैं, तो बड़े बड़े काम में ये एक काम उसमें ये है। और सीए लागू हो गया, सीए एनआरसी के लेकर उस वक्त बहुत बड़ा विवाद था, सीए लागू हो गया। मैं आपको गायत्री जी आपके वीडियो में बता के जाता हूं कि एनआरसी आने वाला है और इस बार विरोध भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में भारत सरकार बढ़ ही रही है। ये पूरी एसआईआर और ये जो जा रहे हैं बांग्लादेशी और जो बॉर्डर वाले इलाके में इकोनॉमिक
ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स जो स्टडी कर रहे हैं वो सब उसी डायरेक्शन, क्योंकि बिना एनआरसी के तो होगा ही ना, ऐसे तो वेग कोई भी बोल देगा। जैसे ममता बनर्जी क्या बोलती है, कोई भी बंगाली बोलने वाला मुसलमान होता है तो जाके दूसरे राज्य में कह देते हैं कि बांग्लादेशी है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक एनआरसी हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और उस सिटीजन में दर्ज हो। एक बार अगर एनआरसी में आ गए आप तो वो आप भारत के नागरिक, और उसके बाद जो बच गए वो जाए बाहर, क्योंकि एसआईआर में सारे लोग नहीं आ सके थे, बहुत गड़बड़ियां हो गई। जैसे कि बिहार के बारे में जानता हूं, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा, थोड़ा और अच्छे से होता, थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता तो 10 लाख और कटते, वो अभी 10 लाख हैं यहां। तो चलो तुम एसआईआर में नहीं कटे, दूसरे स्टेप में आ जाओगे, एनआरसी बनाने में आ जाओगे। अंत में तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनने हैं, और जो बन जाएगा, जो उससे बाहर हो जाएगा, तब मार्क हो जाएगा कि भाई आप बकायदा रजिस्टर्ड घुसपैठिए हो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स में, तब उनको वापस करना आसान हो जाएगा। अभी तो जो जा रहे हैं और ये सब प्रोसेस चलता रहे, ऐसा नहीं है कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। मैं अगर कहूं कि इस बार दो चीजों पे शाह जी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करे, तो सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, और उसकी सिक्योरिंग द बॉर्डर्स, डेमोग्राफिक चेंज देखिए बॉर्डर्स पे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, विद इन इंडिया तो ये करने की कोशिश करी है। उसके साथ साथ क्योंकि बॉर्डर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी जो चेंज करने की बॉर्डर एरियाज पे कोशिश हो रही है, उसके ऊपर तो प्रहार होना ही होना है, राइट। और उसी के चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी बॉर्डर्स। मैं पहले भी अपने कई शोज में एक सलाह दे चुकी हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, पर हो सकता है ये कुछ अच्छा इससे निकल कर आ जाए, इसी से जुड़ता कि जो हमारे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, दोज हु आर रियली गुड, जिनकी पकड़ है चीजों के ऊपर, दे शुड बी मेड एडमिनिस्ट्रेड, एंड बॉर्डर्स को ना पंकज जी स्टेट से ले लेना चाहिए। जैसे अभी 15 किलोमीटर वाला हुआ ना कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर, इधर या तो यूनियन टेरिटरी बना के या पर्टिकुलर कोई और दूसरा नाम देके, नाम कुछ भी हो सकता है, बट ये सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए, एंड स्पेशली सम आर्मी जनरल्स एंड पीपल लाइक दैट, दिस शुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू स्टेट्स, क्योंकि ना स्टेट्स के मंसूबे कब बदलने लगे, जैसे ममता बानो का बदल रहा था, हमें पता नहीं है। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे स्टेट्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि आईएएस क्यों है, आईपीएस क्योंकि वो सेंटर को रिपोर्ट करते हैं, दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेंटर। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो बॉर्डर है, किसी स्टेट के मन में ये भावुक ख्याल ना आ जाए कि हम भी पीएम बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 26 दूल्हों की बारात हमेशा तैयार रहती है, हर 26 से 28 दूल्हों की बारात की प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना, तो उसको रोकने के लिए जी आपका फाइनल असेसमेंट। एक और है, गृह मंत्रालय के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आया है कि ये जो जेनजी वाला जो आंदोलन है, जो सड़कों पर उतर के पत्थरबाजी कराने वाले हैं, उनमें से ये जो प्रवासी हैं, जो अवैध घुसपैठिया है, इनको टारगेट किया जा रहा है। नोएडा में ये जो हंगामा हुआ था उसको लेके एक स्टडी हुई, फिर बाद में ये एक एक करके जब स्टडी होने लगी, चाहे वो दिल्ली वाले दंगे थे, तो एक रिपोर्ट गई गृह मंत्रालय के पास, उसमें कहा गया कि जितने ये हिंसा करने वाले हैं, ये अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके पास खोने को कुछ नहीं होता है, वो तो ऐसे भूखे नंगे आए हैं। अब इनको कोई पैसे देकर इनसे पत्थरबाजी करवा ले और जेनजी आंदोलन करवा ले तो ये इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको डिटेक्ट किया जाए और फिर डिपोर्ट किया जाए। राइट, इस एंगल से भी वो सोचा जा रहा है। ये जो पूरा विपक्ष जो बोल रहा है ना, नेपाल हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा, तो कौन करेगा? हम आप नहीं करेंगे, ये करेंगे। और एक अनुमान के अनुसार 2017 की एक पीआईएल दायर की गई है, अश्विनी उपाध्याय वकील हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, 2017 में 5 करोड़ थे, ये 5 करोड़ उन्होंने बाकायदा दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पीआईएल है। तो 2017 में 5 करोड़ थे, तो 2026 में कितने हुए होंगे सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। तो जरा सोचिए कि छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं होंगे, अगर 5 करोड़ लोग भी सड़कों पर उतर के पत्थरबाजी कर रहे हैं तो देश के क्या हालात होंगे। इतना ही तो चाहिए उनको जेनजी आंदोलन के लिए, इतना ही चाहिए, जलाने, उनको जलाना ही तो है, उनको क्या करना है। हर 10 घुसपैठिए में से एक घुसपैठिया भी अगर इनके लिए पत्थरबाजी के लिए उतर जाता है तो सोचिए वो देश में आग लगा देंगे। वो करना ही वही चाह रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए, अभी एक ट्विटर हैंडल है, ट्विटर नहीं इंस्टाग्राम हैंडल है, सम गुंडा जी और समथिंग करके, 1.8 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स, उसको गवर्नमेंट ने आज उड़ाया है, बंद किया है। क्यों? क्योंकि उस पर जो महिला बैठी हुई है
वो सिर्फ और सिर्फ जेनजी को भड़काने का काम करिए। मैं एग्जैक्ट नाम दे देती हूँ उस इंस्टाग्राम हैंडल का। भारत में ऐसे इंस्टाग्राम हैंडल के लोग क्यों नहीं बंद करें, मुझे समझ नहीं आता है। बीजेपी आईटी सेल सबसे घटिया काम करती है, पापी देशद्रोही, ठीक है, कुछ ऐसा करके इनका नाम है इन मैडम का। एंड ये देखो, ये राइट, महिला की आवाज, विक्टिम कार्ड खेल के, रैंटिंग गोला, सॉरी इसका जो नाम है रैंटिंग गोला। अब उसमें इनका मैडम का क्या काम है, इनको शायद पैसे आ रहे हैं, भगवान जाने इनका दिमाग कहीं घास में चला गया। नहीं 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 नहीं, आप जाके पता कीजिए, इसका कोई ऑपरेटर कोई और होगा, इसके पीछे का मालिक कुछ और होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लड़कियों को आसान हो जाता है करना, तो लड़कियों को आगे करके, आपके और हमारी जैसा तो नहीं है कि हम इंडिविजुअल है, इनके पीछे खड़े होकर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई जाती है, पर रील बिकती है, शायद आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को भी पता होगा, इन जैसे लोगों की जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स है, एक एक रील बनाने के इनको हजारों रुपए मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना रीच है। तो बहुत आसान है जेनजी का रेवोल्यूशन खड़ा करना, और इन लोगों को तो वैसे भी आपने जैसा कहा भूखे नंगे। एक चीज, लास्ट चीज पंकज जी, लास्ट में जाते जाते ये इतना अच्छा ड्रेसअप होकर आते हैं ना, जैसे वो हमारे पहले रामायण और महाभारत में दिखाते थे ना, कि वैसे तो स्ट्रक्चर इतना कि देख के डर लग जाए, मतलब आप देख नहीं सकते हो, पर माया का रूप धर के एकदम सज संवर के, एकदम सूट बूट पहन के, नाइकी के शूज पहन के, हाई परफ्यूम मार के, कलावा पहन के, जब ये रिझाने आते हैं तो आप कह ही नहीं सकते हो कि ये दूसरे समुदाय के हैं। जब सच्चाई खुलती है तो पता चलता है कि कुछ और है, राइट। इन ये अगर ये कलावा लावा पहन के अगर ये रिबेलियन पे उतर आए, जेंजी करने उतर आए, पता ही नहीं चलेगा जब तक एकदम गहरी जांच पड़ताल नहीं होगी, और उसमें कम से कम हफ्तों लग जाते हैं। आप देखिए ना, नोएडा वाले में 1 करोड़ रुपए बाहर से आए ना, जिस बंदे ने वो किया, जो किंग मास्टर है, निकला 10 दिन बाद। पर वो 10 दिन का जो पीरियड है, क्रूशियल पीरियड है, जब ये दंगे होते हैं, उस वक्त तो टेंशन का माहौल हो जाता है, उस वक्त तो भाई एजेंसीज की जान पर बन पड़ाती है। तो मैं व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके भी घर में टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, प्लीज, हमारे बच्चे तो बाहर निकलते नहीं, इतनी गर्मी में वैसे एसी में बेचारे दुखी हैं सब गर्मी से। प्लीज ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, किससे मिल रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं, कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में किसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अब शाह जी ने अगर बॉर्डर्स की जिम्मेदारी का जिम्मा उठा लिया है, तो हम कह सकते हैं, प्रार्थना भगवान से ये कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, और वो इसी तरह भारत के लिए बहुत अच्छा काम करते रहे, कि अब वो इसको खत्म करके मानेंगे, कि बॉर्डर्स को सिक्योर करके ही मानेंगे। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे सहायता कर सकते हैं दिए हुए नंबर और यूपीआई पर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।